नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। झारखंड में हेमंत सोरेन की जीत मोदी जी के लिए साफ संदेश है कि यहां आपका मुकाबला एक आदिवासी से है। यह आदिवासी बहुल राज्य है। यह आपकी तकनीक के हिसाब से एक पिछड़ा हुआ राज्य है और इसीलिए यहां के लोग, यहां के जनप्रतिनिधि बिकने को तैयार नहीं हुए। इसीलिए ना तो यह महाराष्ट्र बना, ना गोवा बना, ना मध्य प्रदेश बना और ना ही कर्नाटक जैसा ऑपरेशन लोटस यहां आप कर पाए। मोदी जी, जिस तरह से ये जो नजारे हमने देखे कि तमाम विपक्षी सरकारों पर आप जिस तरह से मेहरबानी बरपा करते हैं, जिस तरह से उन्हें अपने विधायकों को बचाना पड़ता है, कहीं आप खरीद ना लें। ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति आपने चलाई है, इसमें देखिए हेमंत सोरेन, झारखंड के तमाम विधायक वह भी जान बचाकर भागते हैं और पहुंचते हैं हैदराबाद। और इसी तरह से बिहार में भी ऐसा ही दृश्य हो रहा है। वहां पर भी कांग्रेस को अपने विधायकों को ले जाना पड़ रहा है क्योंकि डर बहुत साफ और खुला है, क्योंकि आपने 2014 के बाद से खरीद फरोख्त की राजनीति को एक खुला खेल फर्रुखाबादी बना दिया है। ऐसे में झारखंड का जो जवाब है और जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपनी बात रखी है, निश्चित तौर पर उनका कद बहुत बड़ा हुआ है और वहां जिस तरह से उनकी सरकार ने विश्वासवत जीता, तमाम तरह के दबावों को धता बताते हुए वह एक उम्मीद की किरण जगाता है। आइए सुनते हैं, आप भी मेरे साथ सुनिए और मुझे लगता है देश और दुनिया को जरूर सुनना चाहिए। हेमंत सोरेन ने जिस दर्द के साथ और जिस विजन के साथ अपनी बात को झारखंड विधानसभा में रखा और जिस तरह से उनकी सरकार विजयी हुई, जिस तरह से उसने जीत हासिल की, वह जितनी बड़ी जीत है उससे भी बड़ी जीत है उनका यह भाषण। आंसू वक्त के लिए रखूंगा, आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब तौर पे कहते हैं और हर शब्द मोदी सरकार पर निशाने को साधे हुए है। मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू आने वाले वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू कोई मतलब नहीं, दलितों, आदिवासियों के आंसू का कोई मोल नहीं। यह शब्द जब हम सुनते हैं हेमंत सोरेन के मुंह से तो लगता है कि 2024 का जो रामराज है वह आदिवासियों और दलितों के भीतर किस तरह से तीर की तरह चुभा हुआ है। यह वही काल लगता है, शंभूक वध वाला काल लगता है भारतीय राजनीति में। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया। और बहुत मजबूती से हेमंत सोरेन ने तमाम आरोपों का जवाब दिया। देखिए, जब वह बोल रहे थे यह बात कि मैं आदिवासी हूं, आदिवासी राज्य का मुख्यमंत्री हूं, नेता हूं, मैं हवाई जहाज में चलता हूं, मैं 5 सितारा होटल में रुकता हूं, मैं BMW कार में चलता हूं, तब मुझे याद आ रहा था आज तक के सुधीर चौधरी का प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने शर्मनाक ढंग से यह बताने की कोशिश की कि दरअसल ये जो पूरा का पूरा कॉरपोरेट मीडिया है, यह जो भाजपा परस्त मीडिया और उसके एंकर हैं, ये कितनी नफरत करते हैं आदिवासियों से। क्योंकि वहां पर बार बार वह बता रहे थे कि यह शख्स आदिवासी है, लेकिन देखिए रहता किस तरह से है
और शायद अब जब ईडी इसे पकड़कर ले जा रही है तब इसे याद आएगा जंगल के दिन। और इसका माकूल जवाब दिया हेमंत सोरेन ने। उन्होंने कहा ये लोग कितनी हमसे घृणा करते हैं, इतनी घृणा के लिए कहां से ताकत लाते हैं यही समझ नहीं आता। ये सारे शब्द बता रहे हैं कि किस तरह का समाज मोदी जी ने रच दिया है 2014 के बाद से, जहां पर एक आदिवासी का मतलब है कि वह बिल्कुल हीन, दलित हीन, दीन दिखाई दे, ताकि जो दबंग जातियां हैं वह अपने विकास पर गर्व कर सकें। उन्हें हेमंत सोरेन जैसा शख्स पचता नहीं है। और हेमंत सोरेन यही रुकते नहीं हैं। वह ईडी पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं पूरे सिस्टम पर कि हाँ, मुकाबला आपका एक आदिवासी मुख्यमंत्री से है जिसकी हड्डियां थोड़ी ज्यादा हैं, और ये हड्डी अगर गले में फंस गई तो पूरा का पूरा सिस्टम फाड़ देगी। ये जो संदेश है, यह जो हुंकार है, यह हुंकार जमीन से उठी मूल निवासी की हुंकार है, आदिवासी की हुंकार है। और यह बहुत मायने रखती है आज की तारीख में, क्योंकि सबसे बड़ा अस्त्र भी चलते हैं हेमंत सोरेन यहां पर। वो अपने भाषण में याद करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और कहते हैं कि तुम्हारे इन्हीं जुल्म की वजह से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और आप भी जागे रहो, क्योंकि यह क्रम रुका नहीं है। अन्याय के खिलाफ आवाज लगातार बुलंद हो रही है। और हमने जिस तरह से देखा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद, जिस तरह से पूरे झारखंड में आदिवासी समाज में उबाल आया, धरना प्रदर्शन हुए, चकबंदियां हुई, उससे एक संदेश देश में गया कि हर स्टेट असेंबली को, हर स्टेट के मुख्यमंत्री को आप यूं ही उठाकर जेल में बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हेमंत सोरेन विधानसभा में दम ठोकते हैं। कहते हैं कि 8.5 एकड़ जमीन का अगर कोई सबूत है तो आप कागज यहीं फेंकिए और मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं। मोदी जी और आपकी पूरी मशीनरी, बहुत ध्यान से सुनिए हेमंत सोरेन को। और इस तरह से मोदी जी का ऑपरेशन झारखंड अभी फिलहाल विफल हुआ। चंपई सोरेन को 47 वोट मिले और विपक्ष में सिर्फ 29 वोट पड़े। और यहां पर एक सवाल जो सीधा सीधा उठा कि विपक्ष के नेताओं पर जब आप ईडी और तमाम एजेंसियां खोलते हैं, तब आप उन तमाम विदेश में भागे हुए भगोड़ों को क्यों नहीं पकड़ते जो इस देश की संपत्ति को लेकर भागे हैं। कोई 14 लाख करोड़ है, कोई कितने लाख करोड़ है, ये सारे के सारे लोग, नीरव मोदी सरीखे लोग जो भागे हुए हैं, इनके ऊपर कहीं से भी कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती है। क्योंकि 2014 के बाद से भारतीय राजनीति और राजनीति में ये तमाम जो ईडी ऑपरेशन लोटस चल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ निशाने पर ले रहे हैं विपक्ष की सरकार को। लेकिन इस बार जो टकराव हुआ है वो बहुत तीखा और बहुत साफ है, क्योंकि एक तरफ हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, और दूसरी तरफ ही उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी हूं, मुझे सिर नीचे करके चलना नहीं आता है। यह संदेश अगर नीचे तक पहुंचा तो 2024 का चुनाव जितना आसान मोदी जी को दिखाई दे रहा है, संभवतः न हो। क्योंकि यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है, भारतीय राजनीति में बड़ा फेरबदल 22 जनवरी 2024 के बाद से आया है, जब अयोध्या में, उसी अयोध्या में जहां बाबरी मस्जिद को गिराया गया था 92 में, वहां पर भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण, और निर्माण के तहत 22 जनवरी को रामलला में प्राण प्रतिष्ठा, यह सारा जो मूर्ति के इर्द गिर्द राजनीति हुई। उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन लोटस चल रहा है, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद बिहार की सरकार इधर से उधर गई, और उसके ठीक बाद झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 31 तारीख को होती है। यह क्रम बहुत तेजी से चल रहा है, और हम जानते हैं कि यह क्रम
झारखंड पर ही नहीं रुकेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निशाने पर हैं और जिस तरह से मीडिया में खबरें आती हैं उससे लगता है कि कभी भी जब भी मोदी जी चाहेंगे केजरीवाल जी जेल के भीतर जाएंगे। यानी 2024 में लड़ाई बहुत तीखी होने वाली है और ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। मोदी जी आपके पास तो और ज्यादा खबरें पहुंचती होंगी, क्योंकि देखिए ये जो लड़ाई है यह दरअसल संघीय ढांचे की लड़ाई हो रही है। केंद्र में आपकी अकूत सत्ता, आपके पास सारा का सारा शासन प्रशासन, सारी एजेंसियां, न्यायपालिका से भी किसी और को राहत नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद अगर 7 फरवरी को देश की राजधानी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कहते हैं कि वे आएंगे क्योंकि उनका आर्थिक हक मारा जा रहा है, वह अपने राज्य के लिए काम नहीं कर पा रहे क्योंकि केंद्र को जो मदद देनी चाहिए, जो हिस्सा देना चाहिए, वह नहीं मिल रहा। एक दूसरे ढंग की लड़ाई की शुरुआत है यहां पर, क्योंकि तमाम और राज्य, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र हो, तेलंगाना पहले भी उठाता रहा है, यह मांग बहुत तेजी से उठती रही है। पश्चिम बंगाल के अनगिनत उदाहरण हमारे सामने हैं कि केंद्र से जो मदद मिलनी चाहिए, करों में जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं रुकता मोदी जी, यह वीडियो देखिए, ये -8 में प्रदर्शन हो रहा है, -8। और ये लोग वही हैं जब 370 आर्टिकल हटा था उसके जश्न में शामिल लोग थे। ये लद्दाख के लोग हैं। लद्दाख के लोग लाखों की तादाद में -8 में सड़कों पर प्रदर्शन करने आए। वजह, वह कह रहे हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड चाहिए, राज्य होने का दर्जा चाहिए, जो आपने 370 हटाते समय हटा दिया और जिसकी वजह से लद्दाख के लोग भुगत रहे हैं। उनके पास प्रशासन पर, राजनीतिक हस्तक्षेप में कहीं से भी कोई दखल नहीं रह गया है। ये जो सारे संकेत हैं, यह पर्दे के पीछे या यूं कहें कि सतह के नीचे एक बड़ी कहानी रचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितना आसान दिखाई दे रहा था कि बस रामराज आ गया है और रामराज पर ही 2024 की वैतरणी पार हो जाएगी, मोदी जी ये जो तमाम स्वर हैं यह बता रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र अभी भी वाइब्रेंट है और जनता अपने जिंदा रहने के लिए, राजनीतिक रूप से जिंदा रहने के लिए, आर्थिक रूप से जिंदा रहने के लिए रास्ते तलाश रही है। शुक्रिया।